टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। किसी के लिए इंतजार नहीं करता समय, आपके लिए भी नहीं करेगा। आज 1 तारीख है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने। एग्जैक्टली आज से 9 महीने बचे नीट 2024। आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट ब्लॉक स्ट्रैटेजी। मैं आपको पहले बताऊंगी आपकी प्रेपरेशन में क्या कमी है, आप उस प्रेपरेशन की कमी को क्या क्या गलतियां कर रहे हो, कैसे उन गलतियों को ओवरकम करना है, और एंड में आपको ब्लॉक स्ट्रैटेजी दूंगी। आई विल नॉट वेस्ट इवन 1 सेकेंड ऑफ योर टाइम इधर उधर की बातें कर। आधे घंटे का ये लेक्चर है, एंड तक जरूर देखना। एक एक चीज जो आप गलती कर रहे हो उसको अंडरस्टैंड करो, विजुअलाइज करो, पता लगाओ क्यों कब कहां गलती कर रहे हो और उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। याद रखिए कि अगर आपने आज ठान लिया तो आप कर सकते हो। 2, 2.5, 3 महीने के क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया आज बस इसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया और मुझे करना है, यू कैन डू इट। आपकी पूरी लाइफ, आपका सबसे बड़ा ड्रीम था एक डॉक्टर बनना, और आज अपॉर्चुनिटी है कि आपने 11th के बैकलॉग्स को कवर कर सकते हो, 12th अच्छे से कर सकते हो, और हर एक वो चीज कर सकते हो जो तुम लोगों की ड्रीम रही है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा स्केड्यूल बनाऊंगी जो आपके 11th को, 12th को, आपके स्कूल को, आपके बैकलॉग्स को, हर एक चीज को कवर कर आपकी हेल्प कर आपको आगे लेकर जाएगा। जस्ट स्टिक टू व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बी देयर। सबसे पहले बेटा, अगर अब पहली वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ फिर प्लान पे आऊंगी, सीधा काम की बात करते हैं। अगर आप सुबह उठ रहे हो, आप खुद अपने मन से पूछो, और आपके पास एक डेली टू डू लिस्ट नहीं है, आपका सुबह के 3-4-5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। आप 6-7 बजे उठोगे, अब ये करते ब्रेकफास्ट करोगे, ये करूंगा वो करूंगा, करते करते आपके 6-7 आवर्स वेस्ट हो जाएंगे। देखते ही देखते 12-12:30 बज जाएंगे और फिर शुरू हो जाएगा गिल्ट। अगर आपके साथ ऐसा होता है और एवरी सिंगल डे रात को यही सोच के सोते हो कल से पढ़ाई करूंगा, पर अगले दिन के लिए कोई एक्शन आइटम आपके पास नहीं होता, एंड बिकॉज आपके पास कोई एक्शन आइटम नहीं होता, आपके सुबह के वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट 3-4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, आप गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हो और फिर आपका पूरा दिन एक स्पाइरल आउट हो जाता है। प्लीज इसे रोको। आज 1 अगस्त है, आज से शुरू करो। पूरी एक लिस्ट आपको दूंगी, बट प्लीज मेंटेन अ टू डू लिस्ट। इसको पूरे महीने के लिए बनाओ, इसको लास्ट तक बनाओ। मैक्रो प्लानिंग करो। पहले आपने इस महीने क्या करना है उसकी प्लानिंग करो। इस मैक्रो प्लानिंग को वीक पे डालो और फिर इसको डेली टू डू लिस्ट में डालिए। राइट? सबसे जो चीज जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, जो डिफिकल्ट चीज है, अगर तीनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स से शुरू करो। जो सबसे डिफिकल्ट चीज है, जिसको कंटिन्यूसली सोच रहे हो इसको बाद में करूंगा, इसको अभी नहीं करूंगा, सबसे पहले उसको उठाओ और उसको करने की कोशिश करो। आप जो टू डू लिस्ट बना रहे हो उसमें टेस्ट डालो, आप जो टू डू लिस्ट बना रहे हो उसमें रिवीजन का स्केड्यूल डालो, आप जो टू डू लिस्ट बना रहे हो उसमें एंटरटेनमेंट का भी टाइम छोड़ो। प्लीज अपने टाइम टेबल को क्रैम मत करो। एक से दूसरे दिन तक क्रैम टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, फिर बैक टू स्क्वायर वन होगे। इतने महीनों से पढ़ रहे हो, इतने सालों से पढ़ रहे हो, बार बार वो गलतियां मत करो। 4 से 5 घंटे से ज्यादा शुरू में पढ़ाई नहीं होगी, तो क्या फायदा है 9-9 घंटे का टाइम टेबल बनाकर। टाइम टेबल वही बनाओ जो कॉन्फिडेंस दे। फिर टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, फिर कॉन्फिडेंस टूटेगा, फिर उस नेगेटिविटी की साइकिल में फंस जाओगे। प्लीज ऐसा मत करो। एक डायरी बनाओ, उसमें डेट वाइज प्लानिंग करो। वो आपको 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 आपका जब देखो बेटा, आपको हर तीसरे चौथे दिन पैनिक होता होगा। मुझे इतने बच्चे मैसेज करते हैं, मैम मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैं ओवर थिंक कर रहा हूं, मैं ओवर थिंक कर रही हूं, मुझे लग रहा है पता नहीं मुझसे हो पाएगा। वो पैनिक है। पैनिक का एक ही एंटीडोट है, किसी के बात करने से, किसी के कुछ बोलने से पैनिक नहीं जाएगा। पैनिक का सिर्फ एक एंटीडोट है, वो है प्लानिंग।
आपकी अगर प्लानिंग अच्छी होगी, अगर आपको पता होगा किस मोमेंट आपको क्या करना है, अगर आपने अच्छे से डेट वाइज प्लान किया है, आपका टेस्ट आ रहा है उसके लिए रिवीजन का टाइम छोड़ा है, आपका जो टॉपिक मुश्किल है रोज आप तीनों सब्जेक्ट मैनेज कर पा रहे हो, आप सुबह उठ के फिजिक्स कर रहे हो, अगर तीनों नहीं तो रोज के 2 सब्जेक्ट मैनेज कर पा रहे हो, जब भी आपको पैनिक अटैक हो, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सॉलिड फाउंडेशन, प्लान नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, पर अगर आपकी प्लानिंग सॉलिड है, आपका बेस आपका फाउंडेशन सॉलिड है, तो आप चाहे दुनिया इधर से उधर जाए बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। सो ये जो आपकी प्लानिंग है ये बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अब आपकी प्लानिंग में एक चीज और बेटा देखो, ये आप गलतियां कर रहे हो, सबसे पहले मैं आपको गलतियां बताना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज दो, पर हर तीसरे चौथे दिन 2 से 5 का टाइम 8-9 महीना पहले मॉक टेस्ट को देने का शुरू। यार देखो, आप सबसे पहले इनको अवॉइड करोगे, फिर इनमें अंडर परफॉर्म करोगे, फिर इनको छोड़ दोगे बिकॉज आपने अंडर परफॉर्म किया। मैं बता रही हूं बेटा, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूं, आपकी रग रग से मैं वाकिफ हूं। सबसे पहले आप अवॉइड करोगे, फिर क्योंकि आप इनमें अंडर परफॉर्म करोगे आप छोड़ोगे, मुझे नहीं करना, फिर आप इनमें इनको लीव करोगे, फिर आप पैनिक आओगे, यार सब टेस्ट दे रहे मैंने, फिर आप रीटेस्ट देना शुरू करोगे। ये साइकिल आप जितनी जल्दी कर लो, कई बच्चे इस साइकिल को जैन फेब में शुरू करेंगे तो फिर वो कभी 8, 10, 15 टेस्ट ढंग से बैठकर दे नहीं पाएंगे। अगर आप इस साइकिल को अगस्त में शुरू करोगे तो सितंबर अक्टूबर तक आपको आइडिया लगने लगेगा मॉक टेस्ट कैसे देते हैं, फुल सिलेबस कैसे देते हैं, पार्ट टेस्ट कैसे देते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है, पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, पीसीबी करूं, बायो करूं, केमिस्ट्री करूं, फिजिक्स करूं, कितना टाइम के सब्जेक्ट में देने, पेपर को कितनी बार करना है, बबलिंग कैसे करनी है, ओएमआर कब मार्क करना है। ये करने में 15 वेरिएबल्स हैं। हर टेस्ट में आपके एक दो वेरिएबल्स ठीक होंगे तो नवंबर दिसंबर में आपको थोड़ा आइडिया लगना शुरू होगा। अगर आपको नवंबर दिसंबर में आइडिया लगेगा तो 3-4 महीने टेस्ट देकर आप मई तक तैयार होगे। अगर आप दिसंबर जान में शुरू करोगे तो कब आपको आइडिया लगेगा कैसे पढ़ना है, कब आप इस पूरी साइकिल को ओवरकम करोगे, और कब आप सबसे इंपॉर्टेंटली यार पहले कौन सा सब्जेक्ट करूं, कितना टाइम के सब्जेक्ट को दूं, कितनी बार पेपर करूं, बबलिंग कैसे करूं, मुझे तो नहीं देना, पैनिक हो गया, मैं सब कुछ भूल गई टेस्ट में, ये सब होने में भी टाइम लगेगा। सो प्लीज अगस्त शुरू हो चुका है अब, और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, और ये मत सोचिए कि मैं नवंबर दिसंबर में शुरू करूंगी, दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी टू लेट। जितने टॉपर्स होते हैं वो 15 से 20 बार एनसीईआरटी करते हैं, एक महीने में 15-20 बार एनसीईआरटी होगी, कहने की बात है 3 बार 4 बार, 3-4 बार एनसीईआरटी तो आप ऊपर ऊपर से सिर्फ देख रहे हो, 15-20 बार करोगे। जब टेस्ट दो, जब पढ़ाई करो, जो चीज समझ में नहीं आ रही है, बहुत छोटी चीजें हैं, कहने के लिए बहुत छोटी चीजें, पर इनका जो इंपैक्ट होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप बाद में हाइंडसाइट पे रियलाइज करते हो। मैं कल परसों अपने एक मेंटोर से बात कर रही थी, तो हम एक बिजनेस स्टडी की बात कर रहे थे कि ये वाला बिजनेस तो पहले बहुत चलता था अब नहीं चल रहा है, तो मैंने बोला इस बिजनेस से ये गलती की, राइट? सो इट्स एन एमबीए मेंटोर ऑफ माइन, दे हेल्प मी स्टडी केस स्टडीज, दे हेल्प मी मैनेज बिजनेसेस बिकॉज आई इवेंचुअली वांट टू आल्सो गेट इनटू मैनेजिंग बिजनेसेस। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली जो मैं इतनी बार कोट करती हूँ। उन्होंने मुझे बोला इन दी हाइंडसाइट, मतलब पीछे देखकर कहना बहुत आसान है, सब ज्ञानी बन जाते हैं ना, ये करना चाहिए करना चाहिए। मैं बता रही हूं, अगर तुमने आज एक एरर बुक बना ली, व्हाट इज एरर बुक यार, तुम पता लगाओ, तुम जब पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तुम क्लास में कोई नोट्स बना रहे हो, तुम टेस्ट दे रहे हो, जो भी गलती तुम कर रहे हो, यही अगर तुमने 10 टाइम्स रिवाइज कर ली तो मैं बता रही हूं जो तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स होते हैं, जो तुम्हारी रैंक खा जाएंगे एग्जाम में, ये नेगेटिव मार्क्स तुम्हारे 0 हो जाएंगे जस्ट बाय मेंटेनिंग अ सिंपल एरर कॉपी। इतनी पावरफुल चीज है ये, बिकॉज तुमने बार बार अपने दिमाग के सामने 10 बार उस एरर कॉपी को डाला है। तुम्हें पता है तुम्हें कौन सा फॉर्मूला भूल रहा है, तुम्हें पता है तुम्हें कौन सी इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें पता है तुम कौन से एग्जांपल्स गलत कर रहे हो, बार बार तुम वही गलतियां कर रहे हो बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रिंट हो चुका है। और अगर तुमने एक एरर कॉपी बना ली, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। मैं जैसे पहले बता रही हूँ कि पहले मैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में, उन चीजों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ जो गलतियां तुम करते हो, जो गलतियां तुमने बचपन से करी हैं, उन चीजों के बारे में मैं पहले बात करूंगी, और फिर इवेंचुअली तुम्हें वो चीजें बताऊंगी जो तुम्हें करनी है अभी अगस्त में। एक हेल्दी डाइट, बेटा मैं बता नहीं सकती, मेरे पास इतने बच्चों के व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेजेस आते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, एग्जाम से पहले तबीयत खराब हो जाती है, एनर्जी नहीं रहती है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी एक्स हो रही है,
अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ये मोमो शोमो में कुछ नहीं रखा, पानी पूरी वगैरह में कुछ नहीं रखा। हॉस्टल में हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। हेल्दी मील्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स अच्छे से खाओ, अंडा खाओ अगर नॉनवेज खाते हो, फ्रूट्स खूब खाओ, राइट, किसी अच्छी साफ सुथरी जगह से खाओ। बेटा अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है, विटामिन B12 लो अगर कम है, जो लोग वेज हैं उनकी बॉडी में B12 कम होता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम मसल एक्स, बच्चे कहते हैं मैम बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत बॉडी एक्स हो रही है। अगर तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, अगर तुम्हारी बॉडी में थकान है, अगर तुम्हारी एफिशिएंसी एनर्जी 100% नहीं है, इस एग्जाम में जहां 20-25 लाख बच्चा एग्जाम देता है फ्यू थाउजेंड सीट्स के लिए, तुम्हें हर चीज में अच्छा होना है, तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग होना है, मेंटली बैलेंस्ड रहना है, तुम्हारी मेहनत पूरी होनी चाहिए। कहीं पर एक जगह में भी कमी आ गई तो तुम इस एग्जाम को बढ़िया तरीके से टैकल नहीं कर पाओगे बेटा। अब ये मैंने बनाया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये डेली प्लानर का मतलब क्या है? इस डेली प्लानर का मतलब है यार तुम्हारे पास एक, तुम्हारे ब्रेन को ना एक इंफॉर्मेशन फेड होनी चाहिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेन को इंफॉर्मेशन फेड होनी चाहिए? मतलब ब्रेन को पता होना चाहिए यार ये सुबह का टाइम है, ये मेरा पढ़ाई का टाइम है। ये नहीं कि सुबह उठ के मैं एक दिन टेस्ट देने लग गया। ब्रेन को पता होना चाहिए ये 2 से 5 का टाइम है, इस 2 से 5 में आप 3 दिन सोगे, 3 दिन टेस्ट दोगे, राइट? या 3 दिन आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि एक भी दिन इसमें आपने अपनी बॉडी को बोलना है सोने की आदत नहीं डालनी, आपने पढ़ाई करने की आदत डालनी। सुबह हो सकता है आपका स्कूल हो, सुबह हो सकता है आपका ट्यूशन हो, तो ब्रेन को इस टाइम पे बताना है कि भाई ये तेरा एब्जॉर्बिंग का टाइम है, तेरा मैक्सिमम चीजें एब्जॉर्ब करने का टाइम है, इस टाइम पे मस्ती नहीं मारनी। तो ये आपने अगर अभी तक 11th में नहीं किया, अभी तक 12th में नहीं किया, अभी करो, टाइम लेस नहीं है। एक तो इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ कि टाइम चला गया। भाई 9 महीने हैं, 1 से 1.5 साल की प्रिपरेशन में नीट आराम से क्रैक हो सकता है। 3-4 महीने हमारे पास और होते, बल्ले बल्ले हो जाता 12-13 महीने। नहीं है, 9 months is also enough, it is not less। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास टाइम कम है, मुझे ड्रॉप करना चाहिए, आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, जिसको आप बाद में पछताओगे। आई एम टेलिंग यू, बाद में यू विल फील रिमोर्स कि यार काश मैंने अगस्त से पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो काश अभी अपने दिमाग में आने मत दो। आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। अपने दिमाग में ये स्लॉट्स बनाओ। यार मेरे रिवीजन का स्लॉट कैसे, आपके ब्रेन को पता होगा जो मैंने सुबह पढ़ा है वो मैंने शाम को रात को रिवाइज करके सोना है। मेरे एमसीक्यू का टाइम क्या, लेट नाइट एमसीक्यू करना है, अर्ली मॉर्निंग उठ के एमसीक्यू करना है। तो अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, कि आप लेट नाइट स्टूडेंट हो या अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट हो, ऑफलाइन स्टूडेंट हो कि ऑनलाइन स्टूडेंट हो कि सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो, आप ड्रॉपर हो कि 12th के फ्रेशर हो, आपको स्कूल मैनेज करना है, दिस इज समथिंग, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्सन टू गिव यू डेली प्लानर। आपने 5, 6, 7, 8 जितने घंटे पढ़ना है वो बहुत पर्सनल होता है आपकी बॉडी, और जो चीज आपने ज्वाइन कर रखी है, कोई क्लास, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, उसके हिसाब से। सो प्लीज, बट दिस स्लॉटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? मतलब ये 3-4 चीजें जिनकी स्लॉटिंग आपने करनी। आपने रोज एनसीईआरटी पढ़नी। मैं बता रही हूँ टॉपर्स 15 से 20 बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 20, 22, 23 बार। कहने की बात है 3-4 बार में एनसीईआरटी हो जाएगा, नहीं। एक किताब को, मैं आपको ये 3-4 चीजें बता दी, गोल्डन रूल्स है बेटा। एनसीईआरटी पीसीबी की कम से कम 15 बार पढ़नी है। तो सोच लो रोज एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी लगभग रोज नहीं कर रहे हो, 15 बार नहीं होगी। आप कोई एक बुक उठा लो, वानी मैम की बुक उठानी है, एमटीजी पब्लिकेशन वाली ले लो, एक बुक को 5 बार करो। 5 अलग अलग बुक्स मत करो। अगर आपसे कोचिंग के मॉड्यूल्स ही करने हैं, आप सारी किताबों को फेंक दो, रिस्पेक्टफुली करना, राइट? बट यार आप सिर्फ फिर कोचिंग के मॉड्यूल करो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। जो करना है फुल फेथ से करना है, और एक बार डिसाइड कर लिया तो वही करना है। कोचिंग का मॉड्यूल डिसाइड कर लिया तो कुछ नहीं करना, सिर्फ कोचिंग का मॉड्यूल करना है। इन दोनों को जब आप करोगे, आपकी एरर कॉपी बनेगी। कोई चीजें आप फॉरगेट कर रहे हो, कोई चीजें आप कंफ्यूज हो रहे हो, यार ये जिसने नहीं बनाई वो ब्लंडर कर रहा है। हर बच्चे के पास ऐसे फर्रे टाइप के टॉपर के पास नोट्स होते हैं, यार उनको लास्ट में रिवाइज करते हैं, उसमें लिखा होता है यार ये गलती कर दी, ये एप्लीकेशन में गलती की, ये एमसीक्यू सॉल्विंग में गलती की, ये मेमोरी में गलती की, राइट? एंड दिस इज, आप जितना मर्जी पढ़ते रहो, अगर आप डेली 1 घंटा और हफ्ते में 1 दिन रिविजन के लिए नहीं कर रहे हो, मतलब नहीं होगा। आप इस बात को समझ लो। आप 80% सिलेबस करो, उसको ढंग से करो, रिवाइज करके करो। 100% सिलेबस किया, एक बार भी रिवाइज नहीं किया, कोई फायदा नहीं। 4 किताबें की, एक बार की, कोई फायदा नहीं।
एक किताब को 5 बार कर लो। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है यार। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, दुनिया में किसी जगह के आप मॉड्यूल पढ़ लो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा। आप एमसीक्यू की 4 किताबें कर रहे हो, 5 जगह से एमसीक्यू कर रहे हो, पर मल्टीपल टाइम्स नहीं कर रहे हो, नहीं होगा। किसी एक बुक जिसपे आपको फेथ है, वो आपके कोचिंग के मॉड्यूल है, वो किसी पब्लिकेशन की बुक है, जो मर्जी किताब है जिसपे आपको विश्वास है कि यार ये किताब मैंने 5 बार करनी है, वो एक किताब उठाओ, बस उसे 5 बार करो। एरर कॉपी बनाओ। कई चीजें आपने गलत मेमोराइज कर ली, आपके दिमाग में चिपक गई है, गलत चिपक गई है, आपको उनको ठीक करना है। अगर आप उनको ठीक नहीं करोगे तो भाई तबाही मच जाएगी, नहीं हो पाएगा। सो प्लीज मेक अ एरर कॉपी। और जितनी मर्जी पढ़ाई कर रहे हो, अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो एग्जाम से पहले, रोज रिवीजन, जो पढ़ा है सोने से पहले रिवाइज करके सोना है। हफ्ते में जो पढ़ा है, आपका दिमाग का कैपेसिटी ही नहीं है। आपने एक महीना एक इतना ढंग से 15 दिन लगाकर एक यूनिट खत्म की, अगर 15-20 दिन बाद रिवाइज नहीं करोगे, एक महीने बाद दोबारा उस यूनिट पे आओगे और देखोगे मैं बैक टू स्क्वायर वन हूं, एकदम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, सोचोगे यार ये क्या हो गया, मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी, मेरी पढ़ाई तो किसी काम ही नहीं है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। ऐसा ही होगा। रिविजन इज द की। मैं बार बार कह रही हूं, 80% करो, 85% करो, पर रिवाइज करके करो, रट्टे मार के करो, बार बार करो। वो बार बार करने के लिए टाइम टेबल पे आओ भैया। अगर आपके टाइम टेबल पे वो बार बार नहीं होगा, अगर आपके टाइम टेबल में आपने डेली प्लानर में रिवीजन का टाइम नहीं दिया तो कब करोगे? वीकली प्लानर में रिवीजन का टाइम नहीं दिया तो कब करोगे? और अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीजें याद नहीं रहेंगी। आप कितनी मर्जी बार पढ़ लो, आपको कोई मर्जी टीचर करा दे। तो एक हुआ एनसीईआरटी पढ़ना, एक हुआ एमसीक्यू सॉल्व करना, एक हुआ एरर कॉपी बनाना, और एक हुआ रिवाइज करते चलना जो पढ़ा है। इन 4 चीजों के ऊपर आप खुद अपना डेली प्लानर बनाओ, डिपेंडिंग ऑन योर बायोलॉजिकल क्लॉक। सुबह पढ़ना है कि शाम को पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ रहे हो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ड्रीमर हो, ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, क्या हो, अपना टाइम टेबल बनाओ। बट एनसीईआरटी, एमसीक्यू सॉल्विंग, एरर कॉपी एंड रिवीजन शुड बी क्रिटिकल। थ्योरी पढ़ने से फायदा नहीं होगा जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री। कितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लो, मैं तो कहती हूं जितनी मर्जी थ्योरी पढ़नी, दुनिया जहान की थ्योरी पढ़ लो, पर भाई जब तक तुमने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, उस पूरी थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इट इज लाइक जीरो अंडा, टोटल जीरो अंडा। कोई भी फायदा नहीं है उस थ्योरी पढ़ने का जब तक आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वीडियोस देखो। आपको मैं बता रही हूं, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, इस वीडियो में जो आपकी रिटेंशन होगी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आपको चीजें समझ में आएंगी, वो कम से कम 10x बेटर होंगी। आप एक बार टीचर, आप कोचिंग जा रहे हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब, आप पढ़कर जाओ। आप पढ़कर जाओगे, उसके बाद वीडियो देखोगे, आप देखोगे आपके रिटेंशन में 10x फर्क पड़ा है। जैसे ही आपने पढ़ा, क्लास में कोशिश करो नोट्स बनाने की, या इमीडिएटली घर जाकर नोट्स बनाओ और एमसीक्यू सॉल्व करो। और उसके बाद जो गलतियां की है, ये है आपके कंसाइज नोट्स। जो आपके एमसीक्यू में गलती हुई है, जो चीजें आपको आह मोमेंट हुई है, या शिट ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार क्वेश्चन में आता है, ये मुझे लिखना है, उसको फाइनली अपने नोट्स में बहुत बहुत क्रिस्प नोट्स फाइनली बनाओ। आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद वीडियोस बनाओ। वीडियोस आपने अगर अपनी रिटेंशन इंप्रूव करनी है, सबसे पहले पढ़कर जाओ, और दूसरा क्लास में स्क्रिबल करते रहो। सिर्फ ऐसे पैसिवली बैठ के वीडियो मत देखो, एमसीक्यू सॉल्व करो। जब आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने वीडियोस देख लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, एमसीक्यू सॉल्व कर ली, इनका जो जिस्ट है ना, उसको एक छोटे से नोट्स में बनाओ, और फिर इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करते चलो। मतलब इसका सार लिखना है, ये नहीं नोट में सब कुछ लिखना है। एक बार एनसीईआरटी, 2 बार एनसीईआरटी, 3 बार एनसीईआरटी पढ़ी, 2, 3, 4 बार मैंने वीडियोस देखे, जो इसका सार निकला एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद, उसको मैंने नोट्स में कर दिया। राइट? हर एक चीज को समराइज करना सीखो बेटा। बहुत वास्ट है सिलेबस, कहने के लिए कुछ नहीं है, पर असली में भी बहुत वास्ट है। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम से पहले डर जाओगे, एग्जाम से पहले घबरा जाओगे, एग्जाम से पहले समझ में नहीं आएगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, सब कुछ पढ़ोगे, सब कंफ्यूजन हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। इसीलिए वो फर्रे, वो पतले पतले नोट्स, वो कॉपीज होनी चाहिए। जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसको रिवाइज अगर पूरी पूरी चीज करनी पड़े, एक चैप्टर एक यूनिट करने के लिए 15 दिन लगे, रिविजन कैसे करोगे? रिविजन तो 1 या 2 दिन में होना चाहिए। इसीलिए समरी वाले छोटे छोटे नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर वो समरी वाले नोट्स आपके पास नहीं है तो फायदा नहीं होगा। अब बेटा काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो,
बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक चीज है। जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। बायो स्ट्रॉन्ग है, आती है, बार बार वही टॉपिक उठाएंगे, बार बार जेनेटिक्स उठाएंगे, बार बार रिप्रोडक्शन करेंगे, आते हुए भी अपने मतलब ये ह्यूमन नेचर है, हम अपने वीक पॉइंट से घबरा जाते हैं। जिन एरियाज में हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं उन टॉपिक्स को हम बार बार करते हैं, पर जिन एरियाज में हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हमें उन्हें बार बार करना है। आप अपना टॉपिक इंडेक्स खोल के बैठो, अपना सिलेबस खोल के बैठो, एनसीईआरटी खोलो, टॉपिक खोलो, आप पता लगाओ मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं। आप बोलो कि अगस्त के महीने में मुझे अपने 6 वीकनेस को 6 स्ट्रेंथ बनाने हैं। 2 बायो के वीकनेस लेता हूं, 2 केमिस्ट्री के, 2 फिजिक्स के। मंथ ऑन मंथ ऐसे करो, दिसंबर तक देखो आपके 24-25 टॉपिक यूं फटाफट हो रखे होंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनफैक्ट 30 टॉपिक्स। तो अगर एक महीने की आप 2-2 चीजें, एक-एक 2-2 चैप्टर भी उठाओगे तो भी 30 वीक टॉपिक आपके दिसंबर तक 30 स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में होंगे। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन फ्लॉ है। हर बार हम अपना नोट्स बनाते हैं, हर बार हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं, हर बार अपना टाइम टेबल बनाते हैं, हम हमेशा अपना वीक टॉपिक अवॉइड करते, घबराते हैं, उसको पिक नहीं करते और स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठा लेते हैं, विच इज द बिगेस्ट ब्लंडर वी आर डूइंग। नहीं करना। प्लीज अपनी स्टडी कर लो। मैं आज या कल में एक वेटेज का टॉपिक बनाऊंगी, वेटेज का वीडियो बनाऊंगी। आपके पूरे सिलेबस को चैप्टर्स में, यूनिट्स में डिवाइड करो। उन यूनिट्स में अब ये करने वाला काम आ गया। सबसे पहले अगर आपने कुछ नया शुरू करना है, आप ड्रॉप करके बैठे या आपको कुछ 11th का उठाना है, आपके स्कूल की छुट्टियां चल रही या सोच रहे हो मैं अभी नए तरीके से अपनी पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल नए तरीके से, आई वांट टू स्टार्ट माय स्टडीज, कुछ नया करने का मन है, दोबारा रीस्टार्ट करने का मन है, समझ में नहीं आ रहा कहां से पढ़ाई शुरू करूं। सारे सिलेबस को, ये नहीं कि मैं फर्स्ट टॉपिक से उठा लूं, सारे सिलेबस को ऐसे बड़ा सा देखोगे, ओवरवेल्म हो जाओगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे, समझ में नहीं आएगा कहां से टॉपिक शुरू करें। तो सिलेबस को चैप्टर्स में डालो, चैप्टर्स को छोटे छोटे, पूरे सिलेबस को चैप्टर्स में डालो, चैप्टर्स को टॉपिक्स में डालो और फिर वेटेज के हिसाब से उठाओ। बहुत साइंटिफिक एनालिटिक मेथड है, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स अचीव करने के लिए बहुत साइंटिफिक तरीका है। एक प्रायोरिटाइज करो यार, मैंने इस हफ्ते अपना 20% मार्क्स कवर करने, 15% मार्क्स कवर करने। कैसे करोगे? सिलेबस देखो, सिलेबस में यूनिट्स देखो, चैप्टर्स देखो और सबसे पहले यार एवोल्यूशन में ना होमोलोगस एनालोगस से क्वेश्चंस आते हैं, वन शॉट में सबसे पहले ये कर लेता हूं। अच्छा, रिप्रोडक्शन में यार ये स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लेता हूं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर उन टॉपिक्स को सबसे पहले, ताकि आपका एक तरह से ग्राउंड कवर हो जाए। करना हमें पूरा सिलेबस है, पर अगर शुरू में कोई टेस्ट आ रहा है, राइट, मुझे देखना है इस टेस्ट को तो मैंने फोड़ के रखना है, इस टेस्ट में मैंने करना है, तो जो भी यूनिट्स आ रही है, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, उनको वेटेज वाइज उठाओ। इट इज अ वेरी क्लियर, वेरी एफिशिएंट मेथड। मैंने आपको शुरू में भी बोला, सबसे पहले मंथ का प्लान बनाओ। इस मंथ में मुझे ये 10 टॉपिक करने, 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 2 बायो के करूंगा बस, व्हाटएवर यू वांट टू डिसाइड, राइट। 4 बायो के करूंगा, 3 बायो के करूंगा, 3 बायो के, 4 दोनों के, जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा करो। इसको वीक में बनाओ। इस हफ्ते फिजिक्स के 2 चैप्टर, बायो का 1, केमिस्ट्री के 2, अगले हफ्ते बायो ज्यादा करता हूं, फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री का 1 ही करूंगा। फिर आपने जब वीकली बनाया, देखो बेटा अगर आप माइक्रो करोगे ना, उसको डे वाइज कर दोगे, छोटा छोटा नहीं हो पाएगा। कई बार फिर बहुत ओवरवेलमिंग होता है, किसी दिन कोई काम आ गया, किसी दिन घर पे कोई आ गया, किसी दिन कोई अगला टेस्ट आ गया, कोई चलो स्कूल जा रहे हो सबमिशन आ गई आपकी, अब फिर होता है यार मेरा पूरा वेस्ट हो गया, टाइम ही वेस्ट हो गया, फिर वो अगला दिन कहां डालो, फिर वो अगले दिन का टाइम टेबल, तो पूरा आपने देखा होगा, बोलो यस मैम, राइट, वो पूरा आपका टाइम टेबल वेस्ट हो जाएगा, आपकी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए जो आपने मंथली प्लान बनाया है उसको टाइम स्लॉट्स में डाल दो। सबसे पहले मंथली बनाओ, इस वीक में क्या करना, और इसको फ्लेक्सिबल रखो, ज्यादा मत करो। शुरू के 2 हफ्ते तो इसको बहुत फ्लेक्सिबल रखो, बिल्कुल भी ज्यादा मत करो। अब जो वीकली बनाया है ना, इसको आप डेली मत करो, वीक का स्लॉट बनाओ और फिर इसको बहुत फ्लेक्सिबल रखो। इसको टाइम डालो, इस 1-2 दिन में ये करूंगा, फिर अगले 2 दिन में ये करूंगा, सो दैट यू, इट्स वेरी रियलिस्टिक, ये हो पाएगा। अगर आप डेली, आप क्या करते हो उल्टा डेली बनाते हो, मंथली तो सोचते ही नहीं हो, डेली के डेली ओवर प्लानिंग कर देते हो। ऐसा नहीं करना, मंथली प्लान बनाओ, मंथली प्लान को आप वीकली प्लान बनाओ और फिर वो वीकली जो आपका प्लान है ना, उसको आप टाइम स्लॉट्स में डाल दो। यार ये वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितने टॉपिक्स करने, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, इसको बाद में करूंगा, ये वीक टॉपिक इसको पहले उठाऊंगा, जैसे मैंने बोला। और फिर डोंट मेक अ डेली माइक्रो टाइम टेबल। डेली जहां पर आपका माइक्रो टाइम टेबल बना वो फॉलो नहीं होगा, जहां आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ वो स्ट्रेस कॉज करेगा, वो एंजाइटी कॉज करेगा, वो प्रॉब्लम करेगा, राइट। और प्लीज अपने टाइम टेबल में रिवीजन का टाइम डालो।
आप सोचोगे यार मैं तो सिर्फ, आप ना टेस्ट का टाइम डालते हो, ना एंटरटेनमेंट का टाइम डालते हो, ना रिवीजन का टाइम डालते हो, आप पढ़ते ही चले जाते हो। आप, मैं बता रही हूँ अगले टेस्ट के लिए इसको चैलेंज करो, 80% सिलेबस करके जाओ, बस 85% सिलेबस। आखिरी दिन भाग भाग के, संडे को टेस्ट है, सैटरडे रात तक आप अपना सिलेबस खत्म करो। रिवाइज कब किया? जितना आपका फ्राइडे को हो गया छोड़ दो, संडे को टेस्ट है तो आप सैटरडे का पूरा दिन और संडे सुबह का जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है टेस्ट से पहले, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो। और फिर देखो आपकी परफॉर्मेंस में आपको जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा। मैं गारंटी देती हूँ। आप 1-1.5 दिन अगले टेस्ट से पहले सिर्फ रिवीजन के लिए दो, सिलेबस कम कर लो। 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, पर बेटा जितने 10 क्वेश्चन करके आओगे उनको अच्छे से करके आओगे। तो रिव्यू करना, आपने क्या पढ़ा है उनको रीइंफोर्स करना, वरना वो सब उड़न छू हो जाएगा, पढ़े हुए का कोई फायदा नहीं होगा। एक बैलेंस्ड अप्रोच करो कि मैं 70% पढ़ूंगा नया और 30% इस हफ्ते में रिवाइज करूंगा। अगले हफ्ते ये नहीं कि मैं इस 100% पूरे हफ्ते में मैंने सिर्फ नया पढ़ते जाना है, नहीं, मैंने 65-70% पढ़ना है और 30-35% मुझे सिर्फ पिछला रिवाइज करना है। आपका जब एक टॉपिक खत्म हो गया, अपने को सिर्फ उसको क्लोज मत करो, थियरी पढ़ी बंद कर दिया, गलत। आपका एक टॉपिक हो गया, आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, अपने को चैलेंज करो, राइट? ये सेल्फ चैलेंज बहुत, यार मेरे को ये टॉपिक समझ आया भी या नहीं आया, इसकी मैंने सिर्फ रट्टे मारे, मुझे एप्लीकेशन भी आता है, राइट? आपको एग्जाम के साथ फेमिलियर होना है, इसके टेढ़े मेढ़े कुछ क्वेश्चन भी आने चाहिए, आपको पैटर्न के साथ, आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ फेमिलियर होना है, राइट? पैटर्न के साथ आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, कैलकुलेशन इंप्रूव करना है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करनी है। अच्छा, दोनों में से कौन सा आंसर करे, किसको एक्सक्लूड करे, वो इंप्रूव करना है। तो बेटा आपको जो पीवाईक्यूज है, एमसीक्यू कर लिया आपने किसी किताब से कुछ भी, मेरी जैसे अगर आप बायो की किताब लोगे उसमें पीवाईक्यूज भी, इन पीवाईक्यूज को सेल्फ टेस्ट देना शुरू करो। आप अपना यहां पर भी 80% टाइम दो कि यार मेरा इस हफ्ते ये चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर में मैंने 15 घंटे का टाइम दिया हुआ है, 75-80% मैंने पढ़ना है, उसमें 60% पढ़ना है, 20% मैंने रिवाइज करने का टाइम निकालना है, बाकी टाइम मुझे टेस्ट देना है। गलती क्या करते हो, 100% टाइम सिर्फ पढ़ने के लिए दे देते हो, ना रिवीजन के लिए टाइम डालते हो, ना टेस्ट के लिए टाइम डालते हो, उससे टाइम टेबल फुस होता है। तो अगस्त से प्लान बना लो कि मुझे रिवीजन के लिए टाइम देना, मुझे टेस्ट, और टेस्ट के लिए ये किताब ले लोगे बहुत है। इस किताब में पीवाईक्यूज भी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को आप कर लो या उनको टेस्ट की तरह दे दो, पीवाईक्यूज को कर लो, कुछ भी एक कर लो। एक किताब, मैं बार बार कहती हूं, एक किताब ले लो, एक कोई किताब एनसीईआरटी बायो के लिए। आई कैन प्रॉमिस यू एनसीईआरटी इन दिस बुक एंड यू आर गेटिंग 360 और 360, आपको और किसी किताब की जरूरत नहीं। तो यार एक किताब ले लो, वन बुक, किसी रेप्यूटेबल कंपनी की, रेप्यूटेबल टीचर की, रेप्यूटेबल कोचिंग की, मॉड्यूल्स की, कुछ भी जहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जहां क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करिए। एक स्टडी मटेरियल ले लीजिए, अभी भी 10 लोगों से बात करो, खुद मत बता या तूने कौन सी बुक की थी, तूने कौन सी बुक की थी, तूने कौन सी बुक की थी, तूने कौन सी बुक की थी। एक पर्सन से बात करो, 10 लोगों से बात करके एक किताब ले लो और फिर उस किताब को बिल्कुल भी मत, मतलब उस किताब को पी जाओ, रट के घोल के उस किताब को रट्टे मार के पी जाओ, राइट? अब देखो बेटा, इतने चैप्टर हैं, 28 फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 30, बॉटनी के 16, जूलॉजी के 18। सुन रहे हो, समझ रहे हो यार? अगर इनको रैंडमली करोगे नहीं होगा, आपने इनको सबको कवर करना है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ढंग से। पीसीबी आपने पूरा खत्म करना है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ए टू जेड सब कुछ करना है, आपने पढ़ना है, थियरी पढ़नी है। तो भैया आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान चाहिए, अगर बिना स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के कैसे कर लोगे इतने टॉपिक्स? कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, राइट? तीनों के बीच में, पी प्लस सी प्लस डी के बीच में टाइम मैनेजमेंट चाहिए, रिवीजन के लिए टाइम मैनेजमेंट चाहिए, टेस्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट चाहिए, इन सब चीजों के लिए टाइम चाहिए। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपने पढ़ना है, आपने नोट्स बनाने हैं, आपने रिवाइज करना है। इसीलिए जो अब मैं आपके साथ अगस्त का प्लान शेयर करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नीड टू मैनेज ऑल ऑफ देम टुगेदर। अदरवाइज फिजिक्स करोगे तो बायो छूट जाएगा, बायो केमिस्ट्री करते रहोगे तो फिजिक्स छूट जाएगा, पढ़ते ही रहोगे तो ना टेस्ट दोगे ना रिवाइज करोगे, पढ़ोगे और रिवाइज करोगे तो टेस्ट नहीं दोगे, बोलोगे दिसंबर से करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास एक प्लान होगा, आपको पता है मैंने आज क्या करना है, आपको पता है मैंने कल क्या करना है, मैंने परसों क्या करना है, मेरा रिवीजन कब है, तो आपका डिसिप्लिन भी बनेगा और कंसिस्टेंसी भी बनेगी, अदरवाइज कंफ्यूज होगे। अगर आपने एलोकेट टाइम दिया तो कंसिस्टेंट, पता है कि मैंने 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना है, उसमें मेरे 2 घंटे रिवीजन और 1 घंटा मैंने रिलैक्स करना है, राइट? तभी आपका फाउंडेशन बनेगा, तभी आपकी एक रूटीन बनेगी, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट यार, अगर आप रेगुलरली रिवाइज करोगे, और उसके इंपॉर्टेंट, अगर आपके इस रूटीन में टेस्ट है
तो आपको पता चलेगा मेरे वीक एरियाज कौन है। एक तरह से आपका जिसे कहा जाए ना यार, मैं आइडेंटिफाई करके रहूंगी कहां पे प्रॉब्लम हो रही, कहां से गड़बड़ हुई, कहां मेरे वीक एरियाज है, किसको इंप्रूव करूं, और फिर उन टॉपिक्स, उसको एडिशनल टाइम दो। यार फिजिक्स वीक है, चलो अगले हफ्ते फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे, उन टॉपिक्स को ज्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि यार मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको पता तो चले, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। मेरी बायो अच्छी हो गई, बायो में तो मैं कंसिस्टेंटली 340-45 स्कोर कर रही हूँ, 2 टेस्ट में तो मैंने बहुत अच्छा किया, इस हफ्ते बायो को थोड़ा कम करते, फिजिक्स को बढ़ाते। कौन सी ऐसी चीज है जहां पर मेरी वीकनेस है, वो करना बहुत जरूरी है। और अगर आपका सब कुछ सही चल रहा होगा तो आपका स्ट्रेस भी मैनेज रहेगा, राइट। अदरवाइज आपको अगर टाइम टेबल ही नहीं होगा, कोई रूटीन ही नहीं होगी, आपके तीनों सब्जेक्ट्स ठीक नहीं चल रहे होंगे, आप रेगुलरली टेस्ट नहीं दे रहे होगे, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे होगे नोट्स, आपका स्ट्रेस विल हिट थ्रू द रूफ। आपको लगने ही लग जाएगा मेरे इस साल नहीं होगा, और एक बार आपको ये लगने लग जाए कि इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप चाहे जो मर्जी कर लो, यू विल नेवर फील कॉन्फिडेंट इनफ, राइट। टाइम टेबल आपके सामने आपकी गलतियां बताएगा, आप टेस्ट दोगे, आपकी गलतियां पता चलेंगी, तो आप अडैप्ट और एडजस्ट कर सकते हो। ये गलती है, इसको ऐसे ओवरकम करते हैं, ये मिस्टेक कर रहा हूं, इसको ये करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है यार मैं किस लेवल पे हूं, मैं कहां परफॉर्म कर रहा हूं, कहां परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरा क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, क्या अडैप्ट और क्या एडजस्ट, टाइम टाइम फिस, राइट। सो एफिशिएंटली काम करने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब मैं आपको मंथली स्केड्यूल देती हूँ, इसको मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगी। सो बायोटॉनिक पीसीबी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और अगर आपने आज भी इंस्टा पे मैंने एएम में डाला है हाउ टू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन, सबके आंसर शाम तक दूंगी। दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज दैट इज द सोर्स फॉर आवर हैप्पीनेस, राइट। तो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस बार हो जाएगा, और आपने अच्छे से पढ़ना है। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट, रिप्रोडक्शन और ह्यूमन फिजियोलॉजी वीक 2, ह्यूमन फिजियोलॉजी में खत्म करा दूंगी, रिप्रोडक्शन को आप रिवाइज कीजिए। एवोल्यूशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी 3rd वीक तक, बायोटेक और ह्यूमन फिजियोलॉजी 4th वीक तक, मतलब पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो 40% ऑफ क्लास 11th है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन एंड बायोटेक, आप देखिए एक महीने में अगर आप सिर्फ बायोटॉनिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी डेली क्लासेस लगा रहे हैं, आपका ये सब कुछ फ्री हो जाएगा। साथ में आप करिए काइनेमैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन और मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। केमिस्ट्री में कीजिए सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, एटम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और पीरियोडिक टेबल अभी चल रहा है, एंड बॉन्डिंग। सितंबर जैसे ही आएगा, 1 सितंबर को, जैसे 1 अगस्त से 1 सितंबर को मैं आपका पूरा सितंबर का टाइम टेबल बना दूंगी। अगस्त टू दिसंबर हमें अपना सिलेबस खत्म कराना है। अगर आप बायोटॉनिक के मेंबर हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स के टीचर हमारे 10th को ज्वाइन करने वाले, अगर आप हमारे मेंबर हो तो अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में मैं आपका पूरा सिलेबस करवाने वाली हूं। बायो विल बी ओवर, केमिस्ट्री विल बी ओवर, राइट। इनफैक्ट अगर आप बायोटॉनिक की, तो मैंने आपके लिए बोला है, बायोटॉनिक में आप नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, आपको सिर्फ मैं टेस्ट रिवीजन कराऊंगी, 1 शॉट्स कराऊंगी, एनसीईआरटी मार्किंग कराऊंगी, यहां नोट्स बनाकर आपका पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है। सो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपने नहीं भूलना है। अभी भी याद रखो यार, 9 महीने बचे। स्ट्रॉन्ग होप कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। जस्ट रिमेंबर, आई एम देयर विद यू, द एंटायर टीम ऑफ वेदांतो बायोटॉनिक इज देयर विद यू। हम मिलकर कर दिखाएंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। प्लीज इंश्योर आपने बायोटॉनिक पीसीबी हमारा ज्वाइन कर लिया है। आप डेली कम्युनिटी पेज पे जाइए, हम डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, लाइव लेक्चर शेड्यूल आता है, टिप्स, ट्रिक्स, मोटिवेशनल पोस्ट, एनसीईआरटी हाइलाइट्स वहां अवेलेबल है, नोट्स मेरे अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है। इस जितनी बातें मैंने बोली उन पे गौर करो, जो मिस्टेक्स कर रहे हो उनको अवॉइड करो, जैसे पढ़ने को बोला है वैसे पढ़ो, और इस महीने के पूरे ब्लॉक स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल को फॉलो करो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज कल परसों मैं 24 की नई स्ट्रैटेजी, 25 और ड्रॉपर्स तीनों की नई स्ट्रैटेजी की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ताकि अगले 9 महीने में हम 700 प्लस लेकर आ सके। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू।